हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग किसी सब्जेक्ट पे बात नहीं करने वाले हैं। आज का हमारा जो कन्वर्सेशन है वो होगा कि आप अगर बोर्ड एस्पिरेंट हैं तो आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए। इस विषय पे हालांकि आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगे, पर आज हम कुछ आपको यूनिक टिप्स देने वाले हैं जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप पढ़ते जाएं अपने पैटर्न को सही बना के, तो हो सकता है आने वाले समय में रिजल्ट आपका अच्छा हो जाए। अगर आप बोर्ड के एस्पिरेंट हैं तो आपके साथ बहुत सारे कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, आपके पास टोटल 100% सिलेबस होता है। आप 100% में आपने कितना दूर तक अपने आप को तैयार किया, ये सबसे बड़ा मैटर है। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज समझेंगे कि तैयारी कैसे की जाती है। ठीक है, और देखेंगे कि भाई तैयारी करने का जो तरीका है, क्या उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या उसको कुछ बेहतर कर सकते हैं, या उतनी ही तैयारी से हम लोग कुछ और आगे बढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जिनको आवश्यकता है उन तक ये मैसेज पहुंच सके। तो लेट अस स्टार्ट कि कैसे होगी तैयारी 100%। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की। पहले हम लोग हर सब्जेक्ट की बात करेंगे। आज का जो हमारा फोकस है स्पेशली आर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर है, और आर्ट्स डिपार्टमेंट में अगर आप हिस्ट्री के साथ चल रहे हैं तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री का जो पेपर है, इसमें टोटली सब्जेक्ट का जो नंबर है वो आपका लगभग 15 प्लस सब्जेक्ट आपके 12 क्लास में है। हम लोग 12 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 15 प्लस जो चैप्टर्स है, सॉरी, वो आपके 12 क्लास में है। अब उनकी तैयारी कैसे होगी। अगर आप पर डे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए नॉर्मल बात है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। पर आपने अगर पढ़ाई नहीं की अच्छे तरीके से, तो इस अंतिम समय में हम फोकस कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक पैटर्न बनाइए हिस्ट्री पढ़ने का। आप हर रोज कम से कम 1 से 2 घंटा अभी से हिस्ट्री को देना शुरू कीजिए। 1 से 2 घंटा स्टार्टिंग में अगर आप हिस्ट्री को देते हैं तो आपका क्या होगा कि हिस्ट्री के प्रति रुचि जमने में कुछ समय लगेगा। मान लीजिए 10 दिनों तक आपने 1 से 2 घंटा दिया, तो 10 डेज में आप पाएंगे, कि भाई मेरा हिस्ट्री के प्रति कुछ ना कुछ रुचि जमने शुरू हो गया है। अब आप उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस को लर्न करना शुरू कीजिए। जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हैं, जैसे आप हड़प्पा को पढ़ रहे हैं, जैसे कि पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, पहला चैप्टर है ईंटें मन की और अस्थियां। ठीक है, तो इसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसमें पढ़िए कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, कहाँ से था, इसका खोज कहाँ से प्रारंभ होता है, किसके द्वारा इसका सर्वे किया जाता है, कौन कौन सर्वेयर थे, और किस जगह से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कौन सा साइट जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, सबसे बड़ा साइट कौन सा है, सबसे छोटा साइट कौन सा है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, टूटी हुई चूड़िया या काले रंग की चूड़िया कहाँ से प्राप्त हुई, इन सब चीजों से आप बेसिक स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप बेसिक फंडामेंटल पूरा बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है, आप स्ट्रांग हो जाइएगा अंदर से। अगर आपको चीजें अगर नॉलेज में रहेंगी तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर दे पाइएगा। तो स्टार्टिंग आपको क्या करना है, तो भाई बेसिकली पहले एक बार रीडिंग कर लेना है चैप्टर को। अगर आपके पास अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं या फिर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप उसको अच्छे से रीडिंग कीजिए। दूसरा काम क्या कीजिएगा, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। जैसा कि मैं अपने क्लासेस में बार बार शॉर्ट क्वेश्चन से डील किया करता हूँ, आपको पता होगा, जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं उनको इस बात की अच्छी तरह से जानकारी होगी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस को एक टर्म वाइज पढ़ते रहिए, रिलेट करके पढ़ते रहिए। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जैसे हम हड़प्पा के बारे में पूछ रहे हैं, तो हड़प्पा की खोज किसने की, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा के सर्वेयर जनरल कौन थे, या फिर हड़प्पा जो है उसकी चौहद्दी क्या है। इस प्रकार से हम एक छोटे 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 शॉर्ट नोट्स बनाकर उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, पढ़ने का जो टाइम है उसमें आपको पढ़ाई भी करना है प्लस रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते गए और नोट्स बनाते गए, पढ़ते गए नोट्स बनाते गए, नहीं। अगर आप 2 घंटा दे रहे हैं पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को आप 2 घंटा दे रहे हैं, तो 2 घंटे में आप 1.5 घंटा पढ़ाई कीजिए, और आधा घंटा क्या करना है आपको, जस्ट बैक जो आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना है। उससे क्या होगा, आपके मन में जो विल पावर है ना, आपके अंदर जो विल पावर है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, एक चीजों को बार बार आप रिपीटेडली पढ़ते जाइएगा, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक बोल्डनेस आएगा कि भाई इस चैप्टर में हम कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा हिस्ट्री के एस्पेक्ट में ध्यान रखिएगा। और हिस्ट्री में लॉन्ग आंसर क्या लिखना है, लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर शॉर्ट क्वेश्चन तो हम लर्न करके भी जा सकते हैं, याद करके भी जा सकते हैं, लिख देंगे, पर लंबे जो प्रश्न उत्तर आते हैं
यानी कि जो सब्जेक्टिव टाइप या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसका आंसर हम कैसे करें। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको छोटे छोटे चीजों को याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपसे पूछा गया कि भाई हड़प्पा में नगर नियोजन व्यवस्था पर टिप्पणी लिखी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, पहले आपको जानना पड़ेगा कि हड़प्पा क्या था, ठीक है। हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा परिचय आपने दिया कि हड़प्पा प्राचीन समय में हमारे भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी, ठीक है। इसमें नगरों का जो व्यवस्था था किस क्रम में था, तो भाई नगरें साफ सुथरी होती थी, चौड़ी सड़कें होती थी, ठीक है। नगर नियोजन पद्धति बहुत विकसित थी, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, नालियां साफ सुथरी होती थी, ठीक है। जब इन्होंने सर्वेयर ने खोजा तो इस प्रकार से पाया कि भाई 1921 में एक विकसित सभ्यता सामने आई जिसका नाम हम लोग हड़प्पा दिए, ठीक है। तो इन चीजों को अगर आप रिलेट करके याद रखते हैं तो आराम से लाइन बना बना के लिख सकते हैं। पर आपको फोकस क्या करना है कि आपके पास डेटा होना चाहिए। एग्जैक्टली हम हड़प्पा के बारे में लिख रहे थे, हम मोहनजोदारो की विशेषता नहीं लिख सकते, या हम रोपड़ की विशेषता नहीं लिख सकते, कालीबंगा के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। परंतु अगर हम हड़प्पा के बारे में लिख रहे हैं और हड़प्पा के बारे में कुछ बेसिक चीजें अगर हमको आती हैं कि भाई हड़प्पा का खोज किसने किया, कब किया, क्या विशेषता थी, जल प्रबंधन क्या था, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से, और हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो पूरी सभ्यता के बारे में आपको उसमें आपका मोहनजोदारो भी आ जाएगा, आपका आलमगीरपुर भी आ जाएगा, आपका दायमाबाद भी आ जाएगा, और सारी नदियां यहाँ तक कि रावी, सतलज, सिंधु, हिंडन, सारी नदियों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर देना है, राइट। तो इसी प्रकार से दूसरा चैप्टर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, दूसरा चैप्टर राजा किसान नगर है, जो कि लेटर वैदिक पीरियड का एक चैप्टर है, जिसमें हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है क्लास में कि भाई किस प्रकार से वैदिक सभ्यता आई, आर्यों ने अपनी सभ्यता को किस प्रकार से विकसित किया, ठीक है। आर्यों की सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुई, आर्यों ने किस प्रकार से अपने सभ्यता को विकसित किया, किस प्रकार से लोहे के खोज के बाद एक क्रांति आ गई थी, महाजनपद का उदय हुआ, 16 महाजनपद का उदय हुआ, उसके बाद गुप्त वंश आया, गुप्त वंश के सोने के सिक्के स्पेशली बहुत ज्यादा प्रचलित हुए। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने हरियंका डायनेस्टी को भी थोड़ा बहुत टच किया है इसमें कि भाई 3 वंश जो थे, 3 जो पीढ़ियां थी, ठीक है, जिसको पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं, हरियंका डायनेस्टी, यानी कि आपका जो बिंबिसार से स्टार्ट होता है, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन ने फिर पाटलिपुत्र, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर स्थापित किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीजों को कवर करके रखा हुआ है। तो उन सारी चीजों का आप एक बार थॉटली रिवीजन कर लीजिएगा। इस इंपॉर्टेंट डेट्स को आप थोड़ा सा मतलब दिमाग में सेटअप करके रखना है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था, भाई किस धर्म को वो मानते थे। हालांकि क्लास की वीडियोस में आपको सारी चीजें बताएंगे ही। मैं आज केवल डिस्कशन करने वाला हूँ कि भाई आंसर कैसा सही आए, परफेक्ट आंसर कैसे लिखें। 100% परफेक्ट आंसर आपका जो कॉपी चेक करेगा, जो एग्जामिनर जो आपके रहेंगे, वो कॉपी में किन बातों को देखेंगे, उन मूल बिंदुओं के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना है कि भाई जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है वो आपका बहुत बड़ा उत्तर देखना या बहुत छोटा उत्तर देखना पसंद नहीं करेगा। आपको सबसे पहले याद रखना है उत्तर सटीक होना चाहिए, और स्टार्टिंग की जो 3-4 लाइन आप लिखते हैं ना, वही डिपेंड करता है कि पूरा मार्क्स आपका कितना आने वाला है। आपकी अगर लिखने की शैली सही है, आप अगर सजाकर चीजों को लिख सकते हैं, आप घटनाओं को क्रम वाइज लिख सकते हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जैसे कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय मांगा, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म आपको लिखना है, ठीक है। जन्म के बाद वो राजा किस प्रकार बने, किस प्रकार से संघर्ष चला गणानंद के साथ, उन चीजों को थोड़ा बहुत फोकस कीजिए। राजा बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, किस प्रकार से उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीता, समझ में आ रहा है, और किस प्रकार से जीवन के दौर में क्या क्या विकास किया, अपने साम्राज्य के लिए क्या क्या काम किया, जनता के लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्यों लोग उसको पसंद किए, समझ में आ रहा है। तो इन सारी चीजों को आपको पहले डिस्कस करना है, और लास्ट में उनका जो धर्म के साथ जुड़ाव बन गया, जिसके कारण उन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, आपको पता होगा, और किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। ये पूरा परिचय एक स्टेप वाइज अगर आप क्रमानुसार दीजिएगा, तो जो भी एग्जामिनर होंगे आपकी कॉपी को जब वो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक उनके दिमाग में आएगा कि नहीं भाई बच्चे में कुछ दम है, ये लिख सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो वो आपको फुल मार्क्स देने वाला है। क्लियर। अब हम लोग तीसरा चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और तीसरा चैप्टर क्या है,
इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो तीसरा चैप्टर आपका आ जाता है, चलिए हम लोग पहले इससे पहले तीसरे चैप्टर पे जाए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट हम लोग तीसरा चैप्टर उठा रहे हैं, यात्रियों के नजरिए। ठीक है, यात्रियों के नजरिए से लगातार आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, और फिर हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर के बाद जो लेटर जो चैप्टर्स बच जाएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यात्रियों के नजरिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या पूछा जाता है, कौन सा यात्री भारत में आया और किस काल में ये भारत में आया। समझ में आ रहा है ना, किस काल में आया और साथ में भारत आने के बाद क्या क्या वो देखा, क्या क्या देखकर आश्चर्यचकित। जैसे पान देखा था ना, जब यहाँ पे आके किसने देखा था, किसने देखा था पान, अल-बरूनी ने देखा था। ठीक है, नारियल देखा तो आश्चर्यचकित हो गया कि भाई क्या है ये, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। वो रहने वाला था आपका जाकर एक रेगिस्तान क्षेत्र का, मोरक्को क्षेत्र का निवासी था, उसको पता क्या है कि ये क्या होता है। भारत जब आया, यहाँ की सभ्यता को देखा, संस्कृति को देखा, भाई एक ही तरह का पहनावा, एक ही तरह की बोली, समझ में आ रहा है ना, उन्नत मतलब सभ्यता थी यहाँ की। तो आकर ना यहाँ पे बस गया, वो जाना पसंद ही नहीं करता था यहाँ से। ठीक है, हालांकि एक लंबा यात्रा तय करने के बाद वो आया था। आप सोचिए कि एंशिएंट टाइम में इंडिया कितना विकसित था। भाई आप अगर डिस्कस कीजिएगा अपने माइंड में, एक बार बैठकर विचार बनाइएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि विदेशियों से अच्छे अच्छे विदेश के स्कॉलर हमारे देश में पढ़ने आते थे। वैनसान, फाहियान, इत्सिंग, आपने पढ़ा है नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला के बारे में। ये लोग स्कॉलर थे, यहाँ के आते थे, पढ़ते थे, हमारी स्टडीज को लेते थे, हमारे बौद्ध धर्म को यहाँ से उठाया उन्होंने, पूरे दुनिया में फैलाया उन्होंने, और हमारे ही देश में ये धर्म धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो किस प्रकार से हमारे देश में भाई अलग अलग यात्री आए, यात्री को क्या क्या नजरिए थे, हमारे देश के बारे में क्या सोचते थे, ये आपको देखना है। जिसमें से कुछ कुछ स्पेशल यात्री जिनके बारे में पूछता ही है, इब्न बतूता के बारे में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आपके क्या कहते हैं उसका, इब्न बतूता के बारे में पूछेगा, पीटर मुंडी के बारे में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट यात्री है। साथ साथ में फाहियान, वैनसान, इत्सिंग, इन तीनों यात्रियों को आप अच्छे से कवर कीजिए, इनके बारे में भी पूछ सकता है। और अगर थोड़ा बहुत पूछा तो अल-बरूनी को टच कर सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट यात्री थे, समझ में आ रहा है। और बाकी जो छोटे मोटे यात्री थे जैसे कि अब्दुल रज्जाक वगैरह थे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा टच कर दे तो वही बहुत है। पर शॉर्ट नोट सभी की बनाने, क्या बनाना है कि कब आया और क्या मतलब उनका टाइम ऑफ पीरियड था, मतलब किस समय में वो लोग आए, और आने के बाद उस समय यहाँ के शासक कौन थे, या कौन से शासक थे जो शासन कर रहे थे, राज कर रहे थे। इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। साथ में तो आप उनकी शासन पद्धति आप पहले ही पढ़ लिए होंगे, तो उनके साथ उनको जोड़कर एक प्रिसाइज वे में एक परफेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं भक्ति सूफी आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। भक्ति सूफी आंदोलन एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि आपके 40 जो सवाल हैं वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं, और 60 मार्क्स तो आपके सब्जेक्टिव के आने वाले हैं, जिसमें से थोड़ा बहुत आपका प्रैक्टिकल वगैरह भी शामिल है। ठीक है, तो 40 मार्क्स जो आपको पूछेगा तो क्या पूछेगा आपसे, यही पूछेगा ना कि भाई भक्ति आंदोलन में, भक्ति आंदोलन कौन सा आंदोलन किसने किया, अलवार, नायनार, ये सारे संत थे, ये क्या इनसे इनका क्या जुड़ाव था। समझ में आ रहा है ना, ये किस प्रकार के संत थे। महिला संत में अंडाल का नाम आपने सुना होगा, अंडाल किस प्रकार थी। मीरा के बारे में आपने सुना होगा, मीरा किस प्रकार की संत थी। तो भाई इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है शॉर्ट नोट्स में। भाई ये इस प्रकार के संत थे, इनकी भक्ति, ईश्वरी भक्ति इनसे जुड़ी हुई थी। ठीक है, कोई कृष्ण पद संप्रदाय से जुड़े हुए थे, यानी कि कोई आपके जाके सनातन धर्मी में कोई शैव मत से थे, तो कोई सनातन मत को मानते थे, कोई कोई वैष्णव मत को मानते थे, तो अलग अलग मतों को मानते थे। आपने गीत गोविंद के रचयिता के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। साथ साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि क्या नाम है उनका, एक संत थे वेस्ट बंगाल से जो थे, जो बहुत ज्यादा प्रचार किए हमारे यहाँ पे आके कृष्ण भक्ति का, क्या नाम था, चैतन्य महाप्रभु। इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो बहुत सारे ये लोग जो यात्री थे, एक तरह से कह लीजिए कि ट्रेवल करते थे, और साथ में क्या करते थे, अपने विचारों का प्रचार करते थे। और साथ में मुस्लिम यात्रियों के बारे में पढ़ना है, मुस्लिम संतों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से निजामुद्दीन औलिया जो थे उनके बारे में पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके साथ साथ में आपके और भी अलग अलग जो थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते चलना है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप उनको सुन रहे होंगे, साथ साथ में नोट्स भी एक कलेक्ट कर रहे होंगे कि भाई पूरा ग्राफ आपको तैयार कर लेना है। इस वीडियो को देखते देखते ना आपको पूरा ग्राफ तैयार कर लेना कि कौन कौन सा सर इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। इन चीजों को एकदम अच्छे से नोट कीजिए, और इन चीजों को आज के आज ही इस पे लग जाना है आपको। ठीक है, तो और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिनमें हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में और गांधी युग के बारे में। तो 1857 की क्रांति
आपको बताती है कि किस प्रकार से भारत में पहली बार विद्रोह जागा था। आपको पता है 1857 की क्रांति वो पहली दफा स्वतंत्र रूप से एकदम सब मिलके एक छोटे से छोटे कस्बे से लेकर बड़े से बड़े शहर के लोगों ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ। अंग्रेज की सत्ता ना पूरी पूरी चरमरा गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके उनको क्राउन का शासन लाना पड़ा था, पता है। उन्होंने गवर्नर जनरल के पद को खत्म किया, वायसराय का पद बना दिया। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इस क्रांति का। और इसमें लड़ने वाली महान वीरांगना, आपने नाम तो सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भाई गजब का उनका मतलब एक इम्प्रेशन था जिसके कारण अंग्रेज उनसे डरते थे, मारो फिरंगी को। समझ में आ रहा है ना। तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ना है, तात्या टोपे के बारे में पढ़ना है, नाना साहब के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे लोग 1857 की क्रांति के हीरो थे। इन हीरोज के बारे में पढ़ना है। साथ साथ में 1857 की क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल थे, उनकी कार्य पद्धति क्या थी, उन्होंने किस प्रकार से पेंशन को बंद कराया, किस प्रकार से यहाँ पे लूट खसोट मचाया, किस प्रकार से राज्य को इकट्ठा करने का कोशिश किया, और क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। भाई एक दो कारण होते हैं ना क्रांति की, एक कारण होता है तत्कालीन कारण और एक कारण होता है पीछे बहुत बड़ा एजेंडा रहता है। अंग्रेजों का शोषण तो लंबे समय से चले आ रहा था, तो ये तो अंदर ही अंदर गुस्से तो थे ही, भारतीय लोग को अंदर से अंदर गुस्सा आ ही रहा था। पर एक जो होता है ना कि बम फूटा तो कहां से फूटा, तो फूटने की जहां तक बात थी ना, वो होता है ह्यूसन और बाग की हत्या से। मंगल पांडे ने ह्यूसन और बाग की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और मंगल पांडे को जब फांसी में चढ़ाया जाता है तब लोगों के मन में आक्रोश पूरा भर जाता है कि भाई मंगल पांडे हमारे हीरो, भारतीय समाज के इतने बड़े। और दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण ये भी था कि भाई विवश किया जाता था सेना में। दो प्रकार की चर्बियां रखी जाती थी, एक गाय की चर्बी और दूसरा सुअर की चर्बी, और दोनों चर्बी से कारतूस बनाए जाते थे। और कहा जाता था कि हिंदू भाई तुम लोग जाके गाय की चर्बी का कारतूस दांत से छीलो और मुस्लिम लोग सुअर की चर्बी का। जिससे हमारा देश, देखिए धर्म के मामले में ना हमारा देश बहुत सेंसिटिव है। आपको आए दिन मीडिया में ऐसी खबरें मिलती होगी कि धर्म के बारे में बहस चल रहा है। हमारे न्यूज चैनल में दिखाया तो कुछ नहीं जाता, पर धार्मिक मुद्दों को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया जाता है, आपको पता होगा। तो वही मुद्दा था कि अंग्रेजों के खिलाफ ना पूरा देश एकजुट हो गया था कि भाई धर्म पे प्रहार मत करो, तुम हम पे शोषण कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। तो धार्मिक मामले पे हमारा देश फिर से एकजुट हो गया और विद्रोह हुआ, स्वतंत्र विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति हो गई। और फाइनली 1857 की क्रांति अनसक्सेसफुल रहती है क्योंकि हमारे देश में जो लोग थे ना वो अलग ही प्रकार के होते हैं। सारे कस्बे का साथ नहीं मिला, सारे लोगों का साथ नहीं मिला। कुछ अच्छे अच्छे जो व्यापारी थे ना उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, कुछ राजाओं ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, क्योंकि भाई स्वार्थ सभी देखते थे उस समय। ठीक है, और इस स्वार्थ के कारण ही हमारा देश 1857 में आजाद होने से बच गया, वरना औपनिवेशिक शक्ति से उसी समय आजाद हो जाता। 1947 में तो हमारा देश आजाद हुआ, पर आपको पता होना चाहिए कि 1947 की आजादी ना, उस समय एक दौर चल रहा था आजादी का। आपको पता है 1945 से 50 तक में 100+ कंट्रीज आजाद हो गई थी। जो कॉलोनी थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, वो आजाद हो गई थी। तो उस दौर में भारत ने भी बहती गंगा में हाथ धुला लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस समय के क्रांतिकारियों में दम नहीं था, मेरा ऐसा कहना नहीं है कि उन समय के क्रांतिकारियों ने प्रयत्न नहीं किया था, प्रयत्न तो बखूबी पूरा किया था। पर 1857 की क्रांति का जो इम्पैक्ट था ना वो पूरे वर्ल्ड वाइड में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय दुनिया में कोई भी देश अंग्रेज की कॉलोनी के विरुद्ध इस तरह से प्रखर रूप से खड़ा नहीं हुआ था जिस प्रकार से हमारा देश भारत। तो आगे चलते हैं, एक गांधी युग के बारे में आपको चैप्टर पढ़ना है। गांधी युग में क्या पढ़ना है कि भाई गांधी ने कौन कौन सा आंदोलन किए। गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह किया था 1917 में, 1918 में। 1917 में 2 जगह किया था, चंपारण में, खेड़ा में। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ। यहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत होती है। साथ साथ में आपको क्या पढ़ना, उस समय कौन कौन सी घटनाएं पैरेलली चल रही थी, जैसे कि उसके बाद ही जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें छोटी छोटी चीजें और भी होती है, गांधी इरविन समझौता होता है बीच में, पूना पैक्ट होता है बीच में, समझ में आ रहा है कि नहीं। और साथ में बहुत सारा 3 कठिया पद्धति के बारे में भी आपको पढ़ना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको एक कंप्लीट स्टडी पैकेज बना लेना है, और ये कम समय में आप तैयार कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ये आप कर सकते हैं, पर आपको पूरी अच्छी तरह से डेडिकेट करना होगा अपने आप को। इफ यू डू देन यू कैन डू। अगर आप करेंगे तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर 1857 की क्रांति प्लस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो मेन हुआ था,
जिसके कारण उन्हें 1947 में आजादी मिली थी। इस प्रकार से इन चीजों को पढ़ लेना है। साथ में संविधान के बारे में तो आप क्लास 11th में ही पढ़े होंगे, पॉलिटिकल के क्लास में। उन सारे चैप्टर्स को एक बार अगर आपके पास नोट्स है तो रिवीजन कर लीजिएगा। और एक्स्ट्रा में आपको क्या पढ़ना है कि भाई क्या क्या आया, योजनाएं किस प्रकार आई, संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना कैसे आता है, ठीक है, क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन कैसे आता है। साथ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो माउंट बैटन योजना थी, माउंट बैटन योजना में किस प्रकार से इंडिया को ग्रांट किया गया फ्रीडम। हम लोग बोलते हैं हमने आजादी जीता है, पर आप माउंट बैटन योजना की थीसिस को पढ़ेंगे तो आपको पता चले कि उन्होंने ग्रांट किया था फ्रीडम, आजादी दिया था, हमको अधिकार दिया था आजाद रहने का, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो आप इन चीजों को पूरा पढ़िए। तो ये हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जिससे लगातार क्वेश्चंस बनते हैं। इन चैप्टर्स को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए। इन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 70+ मार्क्स आपके डायरेक्ट इसी चैप्टर से आएंगे, जिन चैप्टर के बारे में मैंने डिस्कस किया है। और लेटर में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि भाई किस प्रकार से भारत के विषय में या वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को टच किया गया है। हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर ऐतिहासिक कालों में इसका वर्णन मिलता है, तो उन सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। पर जितने चीजों के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया अभी, वो हिस्ट्री के उन चीजों के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। हिस्ट्री के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, और आई होप कि आज ही आप लग जाइएगा। मैंने जितनी बातें कही हैं उन बातों को आप पेन एंड पेपर लीजिए और उतारिए। अच्छी तरह से उतारने के बाद बार बार रिवीजन करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। 70% प्लस आपके इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, रिपीटेडली क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से एक टॉपिक में बोल गया बोलना, वो टॉपिक है चोरा चोरी कांड। ये बार बार रिपीटेडली आता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीज के साथ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योग्राफी की तैयारी आप कैसे करेंगे। तो पॉलिटिकल की तैयारी कीजिए, 1 से 2 दिन में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ज्योग्राफी के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। 70% प्लस मार्क्स कम समय में आप कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलिए चलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय।